नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की शुरुआत 1206 ईस्वी से होती है, जहां मुगल भारत में गुलाम भारत में आते हैं। तो गुलाम वंश की शुरुआत से पहले अपने भारत के बारे में कुछ पढ़ेंगे। गुलाम कहां से आए, किस प्रकार से गुलामों की उत्पत्ति हुई। सीधे तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आकर के बैठा नहीं, इससे पहले के अपने शुरुआत होती है। वो कहां से होती है, किस प्रकार से गुलाम भारत में गुलामों का प्रवेश होता है, उनसे पहले कौन कौन शासक थे, इसके बारे में अपने पढ़ना शुरू करेंगे। तो अपने चलेंगे 7वीं शताब्दी में। कहां चलेंगे? 7वीं शताब्दी में सबसे पहले अपने चलेंगे। वहां से भारत में जो गुलाम वंश बनता है 1206 में, उससे पहले की शुरुआत 7वीं शताब्दी में ही हो जाती है। तो 7वीं शताब्दी में किस प्रकार से शुरुआत होती है भारत में, इसके बारे में अपना चर्चा करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत करेंगे तो वो 7वीं शताब्दी आती है। कौन सी शताब्दी आती है? 7वीं शताब्दी। तो 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम का उदय होता है, उससे अपने शुरुआत करेंगे। तब पता चलेगा कि भारत में गुलाम वंश की या दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे होती है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम का जन्म होता है 31 दिसंबर 695 ईस्वी में, और मृत्यु हो जाती है मात्र 17 वर्ष की आयु में 712 ईस्वी में। सिर्फ 17 साल की आयु होती है मोहम्मद बिन कासिम की, और 17 साल में ही इन्होंने वो कारनामे कर दिए जो अपने सोच नहीं सकते थे। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम भारत के सिंध पर अरबों का प्रथम आक्रमण था। मोहम्मद बिन कासिम अरब था, ठीक है। उन्होंने पहला आक्रमण भारत पर 712 ईस्वी में सिंध पर किया, जो भारत का भूभाग था। इसके समय सिंध का राजा था राजा दाहिर, दाहिर नाम का राजा था। वो भारत मतलब सिंध के ऊपर उसका शासक था। दाहिर से पहले भारत में किसी भी अरब ने आक्रमण नहीं किया था, और भारत में पहला आक्रमण करने वाला ही मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में इस्लाम धर्म की भी शुरुआत पहली होती है, मतलब भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है वो 712 ईस्वी में हो जाती है, और यहां से ही भारत में इस्लाम धर्म पनपता है, और पहले प्रवेश देने वाले भी अरब होते हैं। अरबों का आक्रमण भारत पर किसी साम्राज्य विस्तार या किसी प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं थी। सिर्फ अरबों का आक्रमण भारत पर था, वो था धन लूटना। उनको जहां से भी धन मिला वो अपने समेट ले, बस यही कारण था अरबों का आक्रमण करने का। न उनका राज्य विस्तार था, न किसी प्रकार का और काम था। इन्होंने सिर्फ धन लूटने की ही मंशा से भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद में आता है, इससे पहले अपने पढ़े कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है 712 ईस्वी में, मात्र 17 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। और अरब से आते हैं खलीफा, और खलीफा के बाद में अब अपने आते हैं मोहम्मद गजनी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद में अगला आक्रमण करता है मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी का जन्म होता है 1 नवंबर 971 ईस्वी
इनका वंश होता है यामनी वंश। यामनी वंश का शासक होता है मोहम्मद गजनी। इसके पिता का नाम होता है सुबुक्तगिन और गजनी का शासक बनता है यह 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। इसके बाद में इन्होंने अपने सिक्कों पर नाम लिखवाया था अमीर महमूद। इसके समय इतिहासकार होते हैं उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी और फरूखी। ये इतिहासकार होते हैं इसके राज दरबार में जो राजा महाराजाओं की के बारे में लिखा उन्होंने। तो इनके बारे में अपने आगे इनकी बुक को किस प्रकार से लिखते हैं वो अपने पढ़ेंगे। लेकिन भारत पर आक्रमण करने का तथ्य हमें जहां मिलता है वो होता है शाहनामा बुक। ये जो शाहनामा बुक है इससे हमें जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण किया था और कब किया था। तो आपको ये पता लग गया कि 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना और इसका जन्म होता है 971 ईस्वी में। इसके बाद में आता है मोहम्मद गजनी ने भारत पर 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। देखो कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण करता है मोहम्मद गजनी। ये अलग अलग प्रकार से आक्रमण करता है, अलग अलग सन में आक्रमण करता है। इसके बारे में अपने थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 1001 ईस्वी में जयपाल से मुकाबला होता है। 1006 ईस्वी में जयपाल का पुत्र होता है आनंदपाल, उसको पराजय कर देता है, जिसका युद्ध होता है भेरा का युद्ध। भेरा के युद्ध में जयपाल के पुत्र आनंदपाल को हरा देता है। इसके बाद में होता है 1009 ईस्वी में नारायणपुर जो अलवर का क्षेत्र था उसको लूट लेता है गजनी। इसके बाद में 1014 ईस्वी में थानेश्वर को लूटा और 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण करता है मोहम्मद गजनी। हर साल हर 2 साल बाद में आक्रमण करता है। इसके बाद में आता है 1024-25 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो हिंदी रीति रिवाज के आधार पर गुजरात में है, इस पे आक्रमण करता है और इससे बहुत धन लूटता है। और सोमनाथ का ये लगभग प्रश्न आता है कि सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी ने कब लूटा, तो 1024 से 1025 ईस्वी में। और लास्ट होता है 1027 में जाटों पर अंतिम बार आक्रमण करता है। मतलब 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनी भारत का लास्ट आक्रमण था 1027 ईस्वी में जो जाटों पर आक्रमण करता है। इसके बाद में 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका उत्तराधिकारी बनता है मसूद। ये तो बात थी 1030 के बाद की, 30 तक की। इसके बाद में आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी इसने भी भारत पर खूब सारे आक्रमण किए और आपको बताया कि जो अरब आक्रमणकारी थे उनका सिर्फ एक ही मकसद था, धन लूटना और अपार धन संपदा यहां से लेके जाना। यह गजनी का शासक बना 1173 ईस्वी में और भारत पर आक्रमण करता है मुल्तान में जो वर्तमान पाकिस्तान में है। इस पर भारत का क्षेत्र था यह है। तो 1175 ईस्वी में देखो शासक बनता है 1173 में और 1175 ईस्वी में यह मुल्तान पर आक्रमण कर देता है। भारत में गोरी की पहली हार होती है 1178 ईस्वी में जो गुजरात में मूलराज द्वितीय जिसको नाम बोलते हैं भीम द्वितीय और उसकी मां ने उसको हरा दिया। अब मां साथ में हो तो कौन नहीं हराएगा। तो मोहम्मद गोरी की पहली भारत में हार होती है 1178 ईस्वी में गुजरात में। 1189 ईस्वी में पेशावर को जीत लेता है। गुजरात में हार हो गई, वापस चला गया गजनी। इसके बाद में
एक साल के बाद में आता है पेशावर को जीत लिया, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। फिर 1185 ईस्वी में सियालकोट को भी जीत लेता है। काट मार चालू रहती है इनकी। इसके बाद में 1186 में लाहौर को जीत लेता है और 1188 में बठिंडा को जीत लेता है। और अब आता है वर्तमान भारत में जो तराइन नामक क्षेत्र है, उस पे यह बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और इसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से हार जाता है। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। चौहानों का शासक था ये पृथ्वीराज चौहान, जिसका उपनाम है राय पिथौरा, से हार जाता है। लेकिन यह यहाँ हार नहीं मानता है, क्योंकि भारतीय होते हैं ना, वो दिल से सोचते हैं, और ये खाली दिमाग से सोचते थे। जो अरब लोग थे, शासक आए थे, वो दिमाग से सोचते थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने इसको क्या है, गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसको कुछ समझौतों के साथ में छोड़ दिया। लेकिन गोरी कहाँ मानने वाला था। एक वर्ष के बाद में 1192 ईस्वी में फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इसमें मोहम्मद गोरी जीत लेता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और बाद में इसको मरवा देता है। तो पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे हार हो जाती है। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी से जीतता है पृथ्वीराज चौहान और गोरी को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन गोरी को छोड़ देता है। और एक साल बाद में मोहम्मद गोरी क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है और यहां से मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और इसके बाद में 1191 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बना लेता है। यह भारत का क्षेत्र आ गया, दिल्ली में राजधानी बना लेता है 1193 ईस्वी में। अब इसके बाद में तो इनका गड्डी बन गया। अब क्या होता है, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद, जो कन्नौज का राजा होता है, उसको हरा देता है। ये कन्नौज आ गया भारत, मध्य भारत में, भारत के बीच में आ गया कन्नौज का क्षेत्र, इसको हरा देता है। इसके बाद में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 15 मार्च 1206 ईस्वी को। किस प्रकार से मृत्यु होती है, सिंध नदी के तट पर शाम की नमाज पढ़ते समय कुछ खोखरों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है 1206 ईस्वी में और मोहम्मद गोरी को दफनाया जाता है गजनी में दफनाया जाता है। भारत पर गोरी का अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी में होता है। इसके बाद में आता है गुलाम वंश। कौन सा आता है, गुलाम वंश। अब यहां से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि दिल्ली को राजधानी बना लिया। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है गुलाम वंश से। इसके बाद में धीरे धीरे पूरे शासक पढ़ेंगे अपने 1206 से, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक अपन इससे को पढ़ेंगे। ये आता है दिल्ली सल्तनत में। यहां से मध्यकालीन इतिहास जो भारत का है उसकी शुरुआत हो जाती है। अब सबसे पहला आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश 5 राजवंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। इसमें सबसे पहला होता है ये गुलाम वंश। गुलाम वंश का उदय आपको बताया मोहम्मद गोरी के जाने के बाद में हुआ और मोहम्मद गोरी के बाद में इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बनता है। गुलाम वंश की शुरुआत 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश की शुरुआत होती है। पहला शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासन काल रहता है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। 1210 ईस्वी तक यह शासक रहता है। संस्थापक आ गया
कुतुबी राजवंश है। इसका क्या है? कुतुबी राजवंश। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ये अपने आप को कुछ भी कह ले, सारे देवता ही थे ये, क्योंकि इतने कट्टर थे, पूछो ही मत। तो ये इसका अर्थ माना जाता है चंद्रमा का देवता। ये जब छोटा था ना, इसको खरीद लिया अजीज कुकी ने, और कुकी ने खरीद करके मोहम्मद गोरी को दे दिया, और मोहम्मद गोरी का ये गुलाम हो गया। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इसको खरीदा, और इसका अन्य नाम है कुरान खां। कुरान पढ़ता था, इस कारण से कुरान खां। और ममलुक सुल्तान मतलब दास सुल्तान। अब दास किसका था? मोहम्मद गोरी का था। इसके बाद में आता है मोहम्मद गोरी ने इसको अमीर ए आखूर पद दिया, जो था अश्वशाला का अध्यक्ष। घोड़ों का जो होता है वो अध्यक्ष पद दिया इसको। बहुत बड़ा पद होता था उस टाइम, अमीर ए आखूर। इसकी राजधानी लाहौर थी। मोहम्मद गौरी ने राजधानी को परिवर्तन कहां कर दिया? दिल्ली में, लेकिन इसने लाहौर में अपनी राजधानी रखा। ये आगे अपने और बात करेंगे। इनका राज्य अभिषेक होता है 25 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में, और उपाधि धारण करता है मलिक शिल्प सालार, और इसको कहते हैं लाख बख्श। यह लाखों का दान कर देता था, लाखों का ही दान कर देता था। और इसको कहा जाता है पील बख्श। पील बख्श का मतलब हाथियों का भी दान दे देता था। तो पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान देने वाला। अब इनकी रुचि भी थी स्थापत्य कला में भी, गड्ढ भी बनवा लेता था। अब देखो आगे क्या इसने किया। कुब्बत उल इस्लाम, यह भारत की पहली मस्जिद है। भारत की पहली मस्जिद कुतुब उल इस्लाम, दिल्ली में। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में है, और कुतुब मीनार भी इसने बनवाया। और कुतुब मीनार की शुरुआत इसने की ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसका गुरु था, धर्मगुरु था। इसकी याद में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। बनवाया नहीं, नींव रखी है खाली, आगे आएगा बनाया किसने था। तो यहां नींव रख दी इसने। इसके बाद में आता है, इसके शासनकाल में विद्वान भी रहते थे। जो अपने इतिहास पढ़ रहे हैं, ये किसने लिखा, कौन वहां आज के टाइम कौन बैठा था, लेकिन उसके इतिहास को लिखने वाले थे हसन निजामी और फक्र ए मुदविर। अब इसके समकालीन, ये तो आगे इतिहासकार, इसके समकालीन भी कुछ थे। मोहम्मद गौरी ने तो इसको, मोहम्मद गौरी के बाद में ये शासक बन गया, लेकिन अब समकालीन भी थे, अलग अलग क्षेत्रों के गवर्नर थे या कोई और शासक थे। वो थे गजनी का कौन था उस टाइम, देखो मोहम्मद गजनी था। उसके बाद में गजनी का शासक कौन था, किसके टाइम? ऐबक के टाइम। ऐबक के टाइम था ताजुद्दीन यल्दिज। और उच्च एक प्रदेश था, उसका शासक था नासुरुद्दीन कुबात्सा, जो इसका जीजा था। ठीक है। बंगाल का शासक था अली मर्दान खां। और इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी आता है इल्तुतमिश, जो का जवाई था, मतलब इसकी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया था। यह गजनी का शासक मात्र 40 दिन तक बना। गजनी इसके रास नहीं आई, क्योंकि मोहम्मद गजनी था, वो गजनी का पूरा शासक था। लेकिन यह जो दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया, इसने आक्रमण जरूर किया, लेकिन वहां पर उसकी दाल नहीं गली। तो मात्र 40 दिन तक वहां का शासक बना, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। इसका स्मारक है लाहौर में, और इसकी मृत्यु होती है पोलो, आधुनिक पोलो, जो आधुनिक अपने घोड़े पे सवार होकर के खेला जाता है पोलो, उस टाइम था नाम इसका चौगान। चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी होता है आराम शाह, जो 8 माह शासक रहा, और आराम शाह की हत्या कर देता है इल्तुतमिश, और 1211 ईस्वी में यह
दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। और अब पढ़ते हैं अपने इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी यह गुलाम का गुलाम था। गुलाम का मतलब किसी का दास। तो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गोरी का गुलाम, इसलिए इसको कहा जाता है गुलाम का गुलाम। गोरी ने अपने समय में इसको दासता से मुक्त कर दिया 1205 ईस्वी में, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ऐबक के बारे में अपने पढ़े थे, उसमें आया था कि यह दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इलवरी वंश था इसका, और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। इसको ऐबक ने सर ए जहां अंगरक्षकों का प्रधान, बहुत मोटी उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दी थी। सर ए जहांदार, यह भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। सर ए जहां मतलब इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा पद दिया था? सर ए जहांदार, अंगरक्षकों का प्रधान बनाया इसको। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। 40 गुलाम सदस्यों का एक संगठन बनाता है, जिसको कहते हैं तुर्कान ए चहलगामी। तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना करता है। इल्तुतमिश के समय शुद्ध अरबी सिक्के जारी होते हैं, चांदी का टंका और तांबे का जित्तल। 1215 ईस्वी से 1216 ईस्वी में त्राइन युद्ध में यल्दीज को हरा देता है, जो गजनी का शासक होता है, इसको हरा देता है। और 1228 ईस्वी में उच्च का जो शासक है कुबात्सा, उसकी हार हो जाती है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जीजा होता है। इसके बाद में कुबात्सा ने सिंध नदी में डूब कर आत्महत्या कर ली। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो शासक बनाया नहीं, ना कहीं का रहने दिया, और इल्तुतमिश ने इसको हरा दिया 1228 ईस्वी में। तो कुबात्सा ने सिंध नदी में डूब कर आत्महत्या कर ली। इसके बाद में आता है 1229 ईस्वी में बंगाल विजय, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय अली मर्दान का था, वो यहाँ इल्तुतमिश ने भी जीत लिया। और 18 फरवरी 1229 ईस्वी में खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान पद, जो वैधानिक स्वीकृति होती है, वो दे देता है। खलीफा होता है ना, उसने इसको सुल्तान घोषित कर दिया इल्तुतमिश को। खलीफा पद ईरान इराक में होता है। तो इन्होंने, जो अरबों का सबसे बड़ा शासक था, खलीफा पद था खलीफा, उसने इसको सुल्तान घोषित कर दिया, दिल्ली का, दिल्ली सुल्तान। कुतुब मीनार को पूरा करवाया, जो 4 मंजिला थी। अब शुरुआत कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बख्तियार काकी के, अपना जो धर्मगुरु था बख्तियार काकी, उसकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, और इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया। कितने मंजिला है? ये 4 मंजिला है, इसने पूरा करवा दिया। अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और इक्ता इसने एक शुरू किया था। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि, और यह भूमि इक्ता तथा इसे लेने वाला इक्तेदार कहलाता है। इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इसके बाद में 1236 में उसकी मृत्यु हो जाती है, और बाद में बनता है फिरोज शाह 1236 ईस्वी में। यह भी कुछ खास शासक रहा नहीं। तो इसके बाद में इल्तुतमिश ने तो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया रजिया सुल्तान को। किसको कर दिया? रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान पहली और अंतिम मुस्लिम शासक है। रजिया सुल्तान का शासनकाल रहता है 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान का शासन रहता है। और इसका विवाह हुआ था अल्तुनिया से 1240 ईस्वी में, और इसकी हत्या कर देते हैं कुछ डाकुओं ने। कैथल, जो वर्तमान में हरियाणा में है, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल नामक स्थान पर रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में शासक बनता है
बहराम शाह। बहराम शाह का शासनकाल रहता है 1240 से 1242 ईस्वी। यह इसका संचालन, अब जो इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था, तुर्कान ए चहलगामी, अब धीरे धीरे बहराम शाह तक आते आते जो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहता है, सुल्तान तो बहराम शाह होता है, लेकिन जो शासनकाल संचालन जो करता है ना पूरे साम्राज्य का, वो करते हैं 40 गुलामों का दल। उसमें एक पद बना दिया नायब ए मुमलकत, जो संरक्षक था, मतलब नायब पद बना दिया जो सुल्तान के बाद में। सुल्तान के बाद का जो पद था वो नायब बना दिया, और प्रथम नायब बना एतगिन। प्रथम नायब बना एतगिन ने 13 मई 1242 ईस्वी में को बहराम शाह की हत्या कर देता है। इस प्रकार से बहराम शाह का भी अंत हो जाता है। इसके बाद में आता है अलाउद्दीन महमूद शाह, 1242 से 1246 ईस्वी तक। फिरोज शाह है जो मात्र 8 माह तक शासक रहा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में। इसका पुत्र था ये महसूद शाह, और इल्तुतमिश का पौत्र था। नायब, इसके टाइम में नायब बना मलिक कुतुबुद्दीन हसन, इसके टाइम नायब बन गया। 1246 ईस्वी में बलवन ने इसकी हत्या कर दी। बलवन ने मसूद शाह की हत्या कर दी 1246। अब आता है नासरुद्दीन महसूद। यह 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का। 10 जून 1246 ईस्वी को शासक बनता है यह। नायब था बलवन। बलवन ने इसीलिए तो हत्या की थी इसकी, मसूद की, सॉरी महमूद की। मसूद शाह की हत्या बलवन ने की थी, और नायब बन गया बलवन। नायब कौन था आपको बताया, सुल्तान के जो नीचे का पद था सबसे बड़ा। सुल्तान तो मात्र एक खाली नाम रह गया। अब यहां आता है नायब बलवन। 1249 ईस्वी में बलवन ने उलुग खां की उपाधि धारण करता है। बलवन इसकी उलुग खां की उपाधि धारण करता है, और 1266 ईस्वी में मसूद की हत्या हो जाती है। और शमसी वंश का अंतिम शासक होता है यह। शमसी वंश की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, और इसका कोई पुत्र न होने के कारण आगे शासक कौन बनता है, बलवन। अब आ गया यहां 1266 ईस्वी में बलवन के पास में राजगद्दी होगी। इसके बारे में अपने कल चर्चा करेंगे। तो आज नासरुद्दीन महसूद तक अपने पढ़ लिया। 1266 ईस्वी तक कहां से लगे थे, 700 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक अपने पढ़ लिया। बहुत अच्छी चर्चा है। आगे अपने कल पढ़ेंगे बलवन के बारे में, जो 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासक बनता है। इसके बारे में अपने कल पढ़ेंगे।